अमेरिका की एक अदालत ने एक महिला को सजाए मौत का हुक्म सुनाया। दरअसल सजाए मौत का हुक्म सुनाने का 10 साल के बाद वो दिन, वो तारीख, वो समय आ जाता है जब उस महिला को मौत दी जाने वाली थी। उस दिन उस महिला को नहलाया जाता है, तैयार किया जाता है, उसको बताया जाता है कि आज तुम्हारी मौत का वो दिन, वो तारीख आ चुकी है। उससे पूछा जाता है कि आज तुम खाने में क्या खाओगी? तभी वो महिला कहती है कि आज मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे ब्लैक कॉफी चाहिए। यदि ब्लैक ब्लैक कॉफी मिल जाएगी तो ठीक है। उस महिला को ब्लैक कॉफी दी गई। साथ ही उससे पूछा गया कि किसी परिवार के किसी व्यक्ति से संदेश भेजना चाहती हो तो संदेश भी भिजवा सकती हो। उस महिला ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद वो उसको एक कमरे में ले जाया जाता है। इस कमरे में जहां अदालत के और पुलिस के साथ ही जेल के अधिकारी के मौजूद होते हैं। इसी बीच में उस महिला की जो सजा थी, उसको जहर का इंजेक्शन देकर ही मारने की बात तय हुई थी। वो वक्त भी आ जाता है और जब जहर का इंजेक्शन उस महिला को दिया जा रहा था, तब वो बहुत इंतमाम से, न कोई शोर था, न कोई शराबा था, न कोई चीखना चिल्लाना था, न ही वो अपने किए पर पछतावा हो रहा था। तभी उस डॉक्टर ने उसे कहा कि अपने किए पर पछतावा नहीं हो रहा है, तो अभी तुम्हें पता है कि अभी तुम्हारी मौत होने वाली है, कुछ देर के बाद तुम्हारी सांसें थम जाएगी। अब मुस्कुराते हुए कहती है कि जो जिंदगी मैंने जी है, शायद वो जिंदगी इतनी बदतर थी कि आने वाली मौत के बाद जिंदगी होगी, शायद वो अच्छी होगी, हो सकती है। इसके बाद एक नया जन्म होगा और नए जन्म के बाद हो सकता है कि पूर्व जन्म की जो कहानी है वो ज्यादा खराब थी, अगला वाला जन्म अच्छा हो सकता है। कुछ इसी उम्मीद के साथ है वो मौत की स्वीकार कर रही थी, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, और उसको इंजेक्शन लगाया जाता है। इंजेक्शन लगने के बाद उसकी मौत हो जाती है और मौत के लगभग 1 साल के बाद इसी महिला का जेल के अंदर से एक इंटरव्यू होता है, जो कि अलग अलग टेलीविजन पर चला था। और लोगों ने जब इस महिला की कहानी को सुना तो लोगों को बड़ा अफसोस हुआ कि वाकई इस महिला के साथ बहुत भयानक होता है और बहुत दर्दनाक होता है। आज की कहानी उसी महिला की है जिस महिला ने अपने छोटी सी जिंदगी में बहुत सारे दुख झेले थे। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं ओम प्रकाश पाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है अमेरिका की। दरअसल बात कर रहा हूँ 23 नवंबर 7 1989 की। एक महिला जो अकेली रहती थी, उसको खाने कमाने के लिए सिर्फ मात्र एक ही जरिया था। वो रोड के किनारे बैठ जाया करती थी और उस रोड से जो लोग गुजरते थे उस महिला को देखकर रुक जाया करते थे। साथ ही लगता था कि उन लोगों में से कोई महिला को चुनता था, उसे अपनी बताई हुई जगह पर ले जाया करता था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। सब कुछ उसके जिंदगी में ऐसे ही चल रहा था। हालांकि उसके ऊपर 2-4 ऐसे मुकदमे भी लगे हुए थे, जैसे चोरी के, लूट के, डकैती के जैसे, या फिर उसके पास 5 एक्ट जैसे मुकदमे थे। लेकिन 30 नवंबर 1989 की वो बात है। रिचर्ड चार्ट में गॉलरी एक व्यक्ति होता है जिसकी उम्र लगभग 51 साल के आसपास होती है। इस व्यक्ति ने इस महिला, जिसका नाम होता है एलिन ओरनोस की, जो अपने साथ ले जाया करता था, अपने एक एलोन स्टोर का मालिक होता था, उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। इसके लिए उसने बाकायदा उसको पैसे भी पे किए और पैसे पे करने के बाद दोनों साथ साथ रहते हैं, खाते हैं। और खाने के बाद अचानक ही उस व्यक्ति को पता नहीं क्या हो जाता है कि वो इस बेस्या, इस महिला को बहुत बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर देता है। ये महिला विरोध करती है, कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तभी उसको वो और ज्यादा मारता है और उसके बाद फिर उसको साथ वो शारीरिक संबंध बना रहा था। लेकिन इस महिला ने जब इनकार किया, उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करता है। बलात्कार करने के बाद वो थमता नहीं है। उसके बाद फिर उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता है और उसके बहुत बहुत बुरी तरह से मारता है, पीटता है। तब वो महिला एक अकेली कोने में बैठकर रो रही थी, बिलबिला रही थी। अचानक ही उसके जब होश आता है कि उसने उसके साथ आखिरकार क्यों किया है, तभी वहीं एक पास में पिस्टल रखी हुई थी। इस महिला ने उस व्यक्ति को एक के बाद एक कई गोलियां मारी और कई गोलियां मारने के बाद उसको मौत के घाट उतार देती है। बस आसानी से यहाँ से चली जाती है। कोई उसकी पहचान नहीं थी, किसने ये कत्ल किया, किसने नहीं किया है। और कुछ वक्त बीत जाता है, यानी कि 30 नवंबर को हत्या करती है। साथ ही 13 दिसंबर 1989 को उसकी लाश मिल जाती है। पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि इसको व्यक्ति को कई गोलियां मारी गई थी, लेकिन मरने का क्या कारण था इसका कभी पता ही नहीं चल पाया। इसके बाद फिर कुछ वक्त बीत जाता है और एक व्यक्ति, ये फिर वही महिला जाकर, जिसका नाम होता है एलिन उरनोस, ये सड़क के किनारे बैठी हुई थी, इंतजार कर रही थी कि कोई भी ग्राहक आएगा और उसको लेकर जाएगा। ऐसे ही ग्राहक आता है और डेविस एडिस स्पेयर्स,
जिसकी उम्र लगभग 48 साल के आसपास होती है, वो मजदूर था। उस मजदूर ने 19 मई 1990 को इस महिला को अपने साथ ले जाता है और साथ ले जाने के बाद उसके साथ पहली ही बार में अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था और महिला ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देता है। जैसे ही मारपीट शुरू कर रहा था, इस महिला को गुस्सा आता है। गुस्सा आने के बाद अब ये दूसरी बार में जब जा रही थी तब उसके पास अपना खुद का हथियार था और उसने एक के बाद एक अपने पिस्टल से उसके सीने में 6 की 6 गोलियां उतार देती है। उसको भी मौत के घाट उतार देती है। जैसे ही मौत के घाट उतार देती है, वहां से आराम से चली आती है और 1 जून 1990 को साइडर एक काउंट्री जगह होती है, वहां पर इसकी लाश मिल जाती है और इसके बाद ये महिला अपने काम में फिर से बिजी हो जाती है। जो इसका काम था वेश्यावृत्ति करना और रोड पर गुजरने वाले लोगों का इंतजार करना, जो कि लोग उससे पैसे देते थे। पैसे देने के बाद इसके साथ जो भी करना होता था वो करते थे और इसी से इस महिला का भरण पोषण चल रहा था। वक्त आगे बढ़ रहा था। 31 मई 1990 की बात है। एक और व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है चार्ल्स एडमंड कास्टगेटन, जिसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास होती है, जो कि पार्ट टाइम एक रेडियो वर्कर होता है। वो इस महिला को अपने साथ ले जाता है। इस महिला को साथ ले जाने के बाद ये भी इसके साथ वैसे ही करता है जैसे ही पहले वाले व्यक्ति ने किया था। खूब इसकी पिटाई करता है, इसके साथ जबरदस्ती करता है, बलात्कार करता है और इसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की कोशिश भी कर रहा था। इस महिला ने विरोध किया कि ऐसा मत करो। जब वो व्यक्ति नहीं माना तब उसने उस व्यक्ति को 1-2 नहीं बल्कि 9 गोलियां उसके सीने में मारकर उसको हमेशा हमेशा के लिए मौत की घाट उतार दिया और मर जाता है। यानी कि 6 जून 1990 को उसकी लाश मिलती है और लाश मिलने के बाद जैसे लाशें मिल रही थी वैसे वैसे अमेरिका के उस इलाके में फ्लोरिडा और कई आसपास ऐसे इलाकों में हड़कंप मच जाता है और पुलिस सक्रिय हो जाती है। आखिरकार ये कौन व्यक्ति है जो लगातार हत्याएं कर रहा है और वो भी गोली मारकर हत्या कर रहा है। सबका एक जैसा टाइटन होता है। जो मर रहे थे कुछ वक्त और आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद एक व्यक्ति का नाम होता है पीटर अब्राहम सीट, जिसकी उम्र लगभग 65 साल के आसपास होती है, जो कि रिटायर अफसर होता है। वो रिटायर अफसर भी इस महिला को, जिसका नाम एलिन गुर्नोस होता है, इसको अपने साथ लेकर जाता है शारीरिक संबंध बनाने के लिए, क्योंकि ये वेश्या थी। अपनी मर्जी से लोगों के साथ जाती थी। जो लोग इसके साथ जबरदस्ती नहीं करते थे, जो भी लोग इसके साथ आराम से इत्मीनान से शारीरिक संबंध बनाते थे, उनको साथ तो ये ठीक रहती थी। लेकिन जो व्यक्ति इसके साथ गंदी हरकत करता था, इसको मारता था, पीटता था, अभद्रता करता था, उसको उसे गुस्सा आता था, इसी वजह से उनकी हत्या कर देती थी। यानी कि इस व्यक्ति जिसका नाम पीटर अब्राहम सिंह, इसकी हत्या कर देती है और हत्या करने के बाद इसकी लाश तो मिलती नहीं है, लेकिन 4 जुलाई 1990 को फ्लोरिडा में इसकी तार मिलती है और लाश कभी फेस मिली ही नहीं थी। वक्त और आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद ट्राई यूजियम ड्रेस नाम का एक व्यक्ति होता है। 31 जुलाई 1990 को इस महिला के संपर्क में आता है। इसके साथ ही वो वेश्यावृत्ति करने के लिए अपने साथ लेकर जाता है और ये भी व्यक्ति इसके साथ मारपीट करता है, इसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य करने का कोशिश कर रहा था। जबरदस्ती इस महिला ने विरोध किया और विरोध करने के दौरान इसको 2 गोली मारकर इसको भी मौत की घाट उतार दिया। लेकिन 4 अगस्त 1990 को उसकी लाश मिलती है और मैगिन काउंटी एक जगह होती है, वहां पर लाश मिलती है। और जब लाश मिल रही थी इसी हिसाब से, क्योंकि 12 महीने में 7 अलग अलग लाशें मिलती हैं, अलग अलग जगहों पर मिलती हैं, पुलिस और प्रशासन ने हड़कंप मच जाता है। पुलिस ये जांच का विषय बन जाता है, आखिरकार लगातार ऐसी हत्याएं क्यों हो रही है। कुछ लोगों का जो शव मिलते थे वो नग्न अवस्था में मिलते थे, कुछ लोगों के शव मिलते थे वो ठीक अवस्था में मिलते थे, लेकिन ज्यादातर लोगों में शराब पिए हुए थे जब उनका पोस्टमार्टम होता है। आगे चार्ल्स एक व्यक्ति नाम होता है जो कि एयरफोर्स का रिटायर्ड ऑफिसर होता है। 1990 की बात है, 11 सितंबर का वो दिन था। उस व्यक्ति ने भी इस महिला को अपने साथ ले जाने के लिए बातचीत की और बातचीत करने के बाद लेकर जाता है, इसके साथ जबरदस्ती करता है। और जबरदस्ती इस बीच में कई ग्राहक उसके पास आते थे, लेकिन जो ग्राहक इसके साथ जबरदस्ती नहीं करता था उससे कुछ भी नहीं करती थी। जो उसके साथ जबरदस्ती करता था उसी के साथ ऐसा हरकत करती थी, उसी के साथ, यानी कि 7 गोली मारी। चार्ल्स रिसल्ट को भी 7 गोली मारी और मौत के घाट उतार दिया। फिर वक्त आगे बढ़ता है। वाल्टर जोनी एल्टोनिया एक व्यक्ति होता है जो कि ट्रक चालक होता है।
उस हाईवे से गुजर रहा था, उसे महिला दिखाई देती है और उसे अपने साथ ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। जब वो इस व्यक्ति के साथ मिलती है, बातचीत करती है और ये व्यक्ति भी उसके साथ वैसे ही कर रहा था, तभी इस व्यक्ति को भी वो 4 गोली मारकर मौत की घाट उतार देती है। जब 4 गोली मारकर मौत की घाट उतार रही थी, इस व्यक्ति को ले जाते हुए, जिसका नाम होता है वाल्टर जेन्यू एंटेनियो, जब इस व्यक्ति महिला लेकर जा रही थी, इस व्यक्ति पर इस महिला की नजर पड़ती है और फिर वो व्यक्ति गायब हो जाता है। जब उसकी लाश की फोटो अखबार में प्रकाशित होता है, तब उस व्यक्ति ने जाकर कंप्लेन की, एक महिला को आखिरी वक्त देखा था, उस महिला का स्केच तैयार किया जाता है। स्केच तैयार किया जाता है तो उस महिला की तलाश शुरू हो जाता है। उस महिला के संपर्क में बहुत सारे लोग आए थे, जो लोग उन महिला के संपर्क में आए थे, वेश्यावृत्ति करने का धंधा करती है और इसलिए हो सकता है कि कोई और वजह रही हो इसके साथ हत्या करने की। लेकिन पुलिस ने जब इसका स्क्रैच बनाया, उसको तलाश करने का विनम्र लगातार खबर पर प्रकाशित हो रही थी, तब इस महिला को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इसका कोर्ट में केस चलने लगता है। कोर्ट में केस चलने लगता है। जिस आखिरी व्यक्ति को लेकर जाता है और लेकर साथ जाती है, उस व्यक्ति के पास बहुत सारे सबूत होते हैं जो इस महिला से मैच कर जाते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैच करने के बाद फिर इस महिला को सजा सुनाई जाती है। जब पुलिस इससे जांच पड़ताल करती है, जांच पड़ताल करने के बाद इसने उस हत्या को नहीं बल्कि बाकी जो हत्याएं की थी, साथ ही हत्या को स्वीकार कर लेती है। कहती है कि मैंने इन लोगों की हत्याएं इसलिए की थी। अब हत्या करने की जो वजह सामने आती है, उसके बाद फिर अदालत इसको सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। कहती है 9 अक्टूबर 2002 को इस महिला को जहर का इंजेक्शन देकर हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया जाए। जब ये तय हो जाता है, लेकिन साल 1992 में ये तय होता है, लेकिन धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है। कुल मिलाकर इसको लगभग 10 साल का वक्त आगे बढ़ जाता है। इसलिए इसमें फिल्म निर्माता होते हैं जिनका नाम होता है निक डोमफील्ड, जो कि फिल्म बनाया करते थे। एक दिन वो जेल में जाते हैं। जेल में जाने के बाद इस महिला के पास जाकर कहते हैं कि मैं तुमसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ, यानी कि एलिन उर्नोस के पास जाते हैं, उसके पास सहमति मांगते हैं। अदालत से भी सहमति होती है, पुलिस वाले से भी सहमति होती है। इस महिला से मुलाकात होती है। कहते हैं कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, आपकी जिंदगी की कुछ पन्नों को पलटना चाहता हूँ, कि जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुमने 7 लोगों का कत्ल क्यों किया था, क्या वजह थी। जब ये बात आती है तो उस महिला ने अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई कहानी को रिकॉर्ड कराया। रिकॉर्ड कराने के बाद जब मौत की सजा मिल जाती है, मौत की सजा मिलने के ठीक 1 साल के बाद वो जो इंटरव्यू होता है डॉक्यूमेंट्री के लोगों करके सामने आता है। दरअसल कहानी शुरू होती है 3 जून 1954 से। एक मिशिगन रोस्टर एक जगह होती है अमेरिका में, वहां पर एक महिला होती है जिसका नाम होता है डायने गुन्नोस, जो कि उसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास होती है। एक व्यक्ति होता है जिसके उम्र की 18 साल, जिसका नाम होता है लियो पिटमेन। दरअसल 3 जून 1954 को ये दोनों शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद जब 1 साल बीत जाता है, इसको एक बेटा पैदा होता है साल 1955 में। 1955 बेटा पैदा हो जाता है। कुछ वक्त और आगे बढ़ जाता है तो इनका पति और पत्नी के बीच में, यानी कि डायने गुन्नोस और उसके पति लियो पिटगेन के बीच में झगड़े होने लगते हैं। झगड़े कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे थे। तभी इस महिला डायने ने इस अदालत में अर्जी दी कि मैं अपने पति से अलग रहना चाहती हूँ और मुझे इसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है। 1955 में इसको एक बेटा पैदा होता है। लगभग 1 साल के बाद तलाक की अर्जी इसकी स्वीकार कर ली जाती है। साल 1956 में जब तलाक की अर्जी स्वीकार कर ली जाती है, तब इस महिला को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसके पेट में एक बच्चा पल रहा है। 29 फरवरी 1956 को उसको एक बेटी पैदा होती है और जब बेटी पैदा होती है तो 4 साल तक वो अपनी माँ के साथ रहती है, यानी कि डायने के साथ रहती है। और 4 साल के बाद उस बेटी को छोड़कर वहां से चली जाती है, यानी कि उस बेटी को अपनी माँ अपने पिता दोनों को दे देती है। अब ये नाना नानी के पास इसकी परवरिश हो रही थी और नाना नानी की आदतें कुछ ज्यादा खराब थी, जिसकी वजह से इस लड़की पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे। जब ध्यान नहीं दे पा रहे थे, जैसे शराब पीना, इस तरह की गंदी आदत थी, वो लड़की बड़ी हो रही थी धीरे धीरे। जब 6 साल की होती है, तब एक व्यक्ति उसके साथ अश्लील हरकतें करता है, गंदी हरकतें करता है। वो लड़की डर की वजह से किसी के सामने विरोध नहीं करती और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे इसकी जो नाना और नानी होते हैं इस पर ध्यान नहीं देते। कई बार वो
भूल कर स्कूल चली जाया करती, स्कूल पहुंचती थी, उसके साथी जो होते थे उसके साथ यौन संबंध बनाते थे। यानी कि जब भूख लगती थी, भूख में खाना चाहिए होता था, उसके क्लास के ही स्टूडेंट होते थे जो इसके साथ रेप करते थे और उसके साथ वो गंदी हरकतें किया करते थे। अब इस लड़की ने इसका विरोध भी नहीं कर पा रही थी। आखिरकार वक्त ऐसे आगे बढ़ता चला जाता है, जब 11 साल की होती है तब उसकी आदतें इतनी खराब हो जाती हैं कि सिगरेट पीना, ड्रग्स लेना, शराब पीना, बहुत सारी गंदगी आदतें इसके अंदर सवार हो जाती है। जैसे जैसे ये बड़ी हो रही थी, ठीक वैसे वैसे इसकी आदतें भी गंदी हो रही थी। जब ये 14 साल की होती है तब इसका सामूहिक बलात्कार किया जाता है और बताया जाता है कि उस वक्त ये प्रेग्नेंट हो जाती है और एक बेटे को भी जन्म देती है। और आगे वक्त बढ़ता है, इसकी एक व्यक्ति से शादी हो जाती है। वो व्यक्ति भी इसके साथ को मारपीट किया करता था, लेकिन उसने इससे उससे तलाक ही लेना उचित समझा, इसलिए तलाक लेकर ये अलग हो जाती है। अब इसके बाद खाने कमाने के लिए कोई जरिया था ही नहीं और दादी जो इसकी नानी थी खत्म हो जाती है और नाना ने इसको घर से निकाल दिया था। आखिरकार जाए तो जाए कहाँ? जहाँ इसकी माँ और पिताजी रहते थे वहां इसने आसरा लेने की कोशिश की, लेकिन उनको वहां भी आसरा नहीं मिलती, उनकी माँ भी स्वीकार नहीं करती। ये लड़की अकेले रहने लगती है, जंगलों में रहती थी, रोड के किनारे बैठ जाया करती थी। कोई व्यक्ति आता था तो उसके साथ ही शारीरिक संबंध बनाती थी। जब वहां से कोई ग्राहक नहीं मिलता था तब ये जाकर चोरी किया करती थी या फिर हथियार चुरा लिया करती थी, या जो लोग उस हाईवे से गुजर रहे थे जिनके साथ ये वैश्यावृत्ति का धंधा करती थी, उन्हीं व्यक्तियों का ये सामान चोरी किया करती थी। क्योंकि इसके खिलाफ कई बार पुलिस में शिकायतें दर्ज होती थी। जो व्यक्ति उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे बिल्कुल इंतमान से, जिनके खिलाफ बदतमीजी नहीं होती थी, और जिस जिस व्यक्ति ने इसके साथ मारपीट की, जिसके साथ गलत तरीके से पेश आया, उसने उन सब का मर्डर कर दिया और धीरे धीरे करके उसने 12 महीने में 7 लोगों का कत्ल किया था। इसलिए अमेरिका की अदालत ने इस महिला को सजाए मौत का हुक्म दिया था और ये कहा था कि इस महिला को 9 अक्टूबर 2002 को जहर का इंजेक्शन देकर हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया जाए। जब ये डॉक्यूमेंट्री की लोगों को सामने आती है, लोगों को पता चलता है कि इस महिला ने बचपन से पेट में होती है, पेट में पैदा होने से लेकर और मरने तक ये दुखी ही झेलती है। लगभग 10 ही साल तक ये सलाखों के बीच में रहती है। सलाखों के अंदर रहने के दौरान भी कोई कैदी इससे बातचीत नहीं करता था, क्योंकि 24-24 घंटे ये अकेली ही रहती थी, या तो पढ़ाई किया करती थी या फिर टीवी देखा करती थी। इस की जिंदगी का चैप्टर खत्म होने के बाद पब्लिक के सामने जब बात आती है, डॉक्यूमेंट्री आती है, तब इसके कत्लों की बात सामने आती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना है कि किसी की जिंदगी भी का भी इम्तिहान इतना न लिया जाए जैसे कि उसके सब्र का बांध टूट जाए। शायद इस एलिन नाम की इस महिला का सब्र का बांध टूटा था, इसलिए इसने 1-2 नहीं बल्कि 7 कत्ल कर दिया था। जय हिंद, जय भारत।